गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। गॉट इट? बच्चे, आज हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन होता क्या है? बेसिकली फंक्शन होता क्या है, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे, फिर उसका इनवर्स बताएंगे। फंक्शंस क्या है? ये एक रिलेशन है किसके बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स, और वो कौन से? जिसमें से एक एज ए इनपुट रोल प्ले कर रहा है, दूसरा एज ए आउटपुट रोल प्ले कर रहा है। तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन डिफाइन कर रहा है? एफ डिफाइन कर रहा है। तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे। फंक्शन क्या है? इट इज अ रिलेशन between two different sets. Out of them, one is playing a role of input, जिसको हम इनपुट के साथ साथ बाद में बता देंगे, इनपुट एंड सेकंड वन इज आउटपुट। गॉट इट? अब इसको हम इनपुट और आउटपुट को कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज मेरा यहां पर है y इज इक्वल टू x प्लस 4। इस y को मैं fx भी लिख सकता हूं। fx क्या है? एक रिलेशन है जिसको आप y भी डिनोट करते हैं, और ये जो रिलेशन है वो किसका है? x का है। यहां पर क्या हुआ? जो ये fx है या ये y है, ये आपके क्या है? आउटपुट है। क्या बचे? आउटपुट। और इनपुट क्या है? ये आपका x है। क्लियर? अब ये तो आउटपुट हो गए। अब ये f क्या है इसके अंदर? f क्या है? नेम ऑफ फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे जो मैंने इनपुट और आउटपुट बताया, इनके दो तीन नाम और भी हैं। कैसे? इनपुट को सपोज मैं अगर डायग्राम से बताऊं, तो इनपुट क्या है मेरा? एक किस्म से ये डोमेन भी है। इनपुट को मैं क्या कहूंगा? डोमेन, या इसको मैं प्री इमेज भी कहूंगा। इनपुट कह लीजिए, डोमेन कह लीजिए, या प्री इमेज कह लीजिए। अब वाइप क्या है? आउटपुट। आउटपुट को मैं क्या कहूंगा? कोडोमेन। क्या कहूंगा? कोडोमेन या इमेज। क्लियर? तो इस तरह से इन नाम से हम इनको जान सकते। अब यहाँ पे जो नेम ऑफ द फंक्शन मैंने बताया, अब यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन, कोई हमारा फंक्शन एक टाइप का नहीं है, बहुत टाइप के फंक्शन है। अब उन सभी को मैं यहाँ पर बाय नेम आपको लिख के दिखाऊंगा, और उनको डिस्क्राइब भी करेंगे वो कौन कौन से है। क्लियर? तो देखिएगा एक बार, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये कुछ हमने इनके नेम्स या टाइप ऑफ फंक्शंस लिखे हैं। देखिएगा एक बार। वन वन फंक्शन। वन वन का मतलब क्या होता है? कि जब हम किसी भी एक इनपुट वैल्यू को डालकर वहां से सिंगल एक स्पेसिफिक आउटपुट लेते हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है? जहां पर जो उसकी यू कैन से जो इमेज है, उस इमेज के लिए पर्टिकुलर मोर देन वन या एटलीस्ट वन प्री इमेजेस सेट हो, वो आपका क्या है? ऑन टू। मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब क्या है? जहां हर एक डोमेन की एक से ज्यादा कोडोमेन हो, या एक से ज्यादा आउटपुट हो। इसी प्रकार से ऑन टू फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, अलजेब्राइक, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये आपने कुछ तो पहले पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, उसको हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
तो बेसिकली बच्चे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके ये जो फर्स्ट 5 है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो ये फर्स्ट 5 पॉइंट को ही कवर करता है, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनवर्स फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो आपको अलजेब्रिक फॉर्म के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अब हम आपको ना फंक्शंस को इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना बताएंगे। सपोज करो fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये कोई भी एक फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये कौन सा है? अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में कौन सा है? लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब इसको हमें इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इनवर्स को कहने का मतलब क्या है? उसको बदलना, उसको चेंज करना, कन्वर्ट करना, उसका रेसिप्रोकल करना। इट मींस डोमेन को कोडोमेन बना देना और कोडोमेन को डोमेन बना देना। दैट इज द इनवर्स प्रोसेस। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ x एंड y। देयरफॉर यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू y माइनस 4। हमने x को यहां ले लिया और y को यहां ले लिया। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ, तो इस 4 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये हमारा रिलेशन चेंज होकर तैयार हो गया, और इस y को मैं अब क्या लिखूंगा, दैट इज f इनवर्स ऑफ x। क्लियर होगी बात? ये कहने का मतलब वही है कि जब आप डोमेन को कोडोमेन बना दोगे और कोडोमेन को डोमेन बना दोगे, ये कह लीजिए रेंज और डोमेन को आप इंटरचेंज कर रहे हो, तो वहां से इनवर्स प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हम बात करेंगे आगे, इस सब चीज को शो करने के लिए ग्राफिकल मोड को यूज करेंगे। हाँ तो बच्चे देखो, ये हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं अलग अलग फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। हम पहले ग्राफ को, या इसको मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शनिंग भी कह सकते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको मैं रीड करूं तो क्या है, f इज द फंक्शन ऑफ x टुवर्ड्स y। ठीक है, यानी कि जो x है वो मेरा इनपुट है, y मेरा आउटपुट है। ये आपका डोमेन, ये कोडोमेन, ये प्री इमेज, ये इमेज, इसको रेंज भी कह सकते हैं और कोडोमेन भी कह सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप, जब मेरा प्री इमेज, हर एक प्री इमेज की एक पर्टिकुलर इमेज है। अब प्री इमेज और इमेज में अंतर क्या है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। आज आपने स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे कॉलेज लेवल पे, एक आपकी रेपुटेशन है, वो एक पर्टिकुलर इमेज है। ठीक है, कल को आप उसके बेस पे एक बहुत अच्छी जॉब ले लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं, और आईएएस जॉब लेने के बाद आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा डेवलप कर देते हैं, तो वहां से जब डेवलपमेंट होने के बाद आपकी इमेज कुछ और बन जाती है। फिर उसके बाद जो आपकी इमेज बनेगी उसको बैक बैक हैंड से चेक करते हैं कि भाई पहले क्या थे, ये पहले क्या थे, दैट वर्ड शोज प्री इमेज। ओके, उस प्री इमेज को चेक करने के लिए हम एक्स को यूज करते हैं। एक्स क्या प्री इमेज है, वाई इमेज है। क्लियर? ये अलग अलग नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी आ सकता है। तो यहां से जब आप देखेंगे, हर एवरी प्री इमेज हैज अ पर्टिकुलर इमेज, एवरी डोमेन हैज पर्टिकुलर कोडोमेन, every domain has a particular range that is called one function। आप देखेंगे अगर मैं किसी फंक्शन में 1 रखता हूं तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू 1 आएगी या अलग आएगी। कैसे? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। मैंने पहले वैल्यू ले ली क्या, x1 लिया। जैसे आपने 1 यहां रखा, इसकी जगह आपने रिप्लेस किया तो आंसर 3 आ जाएगा। जब 2 रखा तो यहां पर आंसर 4 आ जाएगा। जब 3 रखा तो 5 आ जाएगा, और 4 रखोगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से आप जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते हो तो उसकी आउटपुट भी अलग अलग आती है। इट मींस
every pre-image has a particular image that is called one function. Got it? अब उसके बाद अगर मैं इमेज की बात करता हूं, अगर मेरी जितनी इमेज बनती हैं उतनी ही प्री इमेज है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। इमेज प्री इमेज का प्री इमेज इमेज का अगर सबसेट है तो दोनों इक्वल हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव बोलते हैं। उसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जब नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट बोथ आर सेम, then we can say it is 1 1 and on to 1 1 and on to। अब on to को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। on to को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। अब ऐसे केस में जब वो फंक्शन आपका 1 1 भी है और on to भी है, 1 1 भी और on to भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे फंक्शन का नाम क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव। क्लियर हो गया? अब उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड मैपिंग क्या कहती है? जब हमारा कोई फंक्शन है जो x टू y है, उसमें आप देखिए हमारे पास 4 प्री इमेजेस हैं, 4 डोमेन्स हैं और उनके बिहार पे 3 इमेजेस बनती हैं। देखिए 1 की a बनती है, 2 की b बनती है और 3 4 की c बनती है। ऐसे केसेस को हम क्या कहेंगे? मैनी वन। मैनी वन, मैनी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा प्री इमेज की इमेज 1 बनती है, दैट इज कॉल्ड मैनी टू 1। क्लियर होगी बात? और अगर जो मेरी इमेज का सेट आता है, इमेजेस का जो सेट आता है, अगर वो प्री इमेज का क्या है? सबसेट है। जैसे ये था, आपने देखा ए बी सी, ये तीनों वैल्यू किन पे आई है? 1 2 3 4 में आई है, तो ये क्या है? इसका सबसेट है। और जब ये सबसेट हो जाता है तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन काउंट होता है। क्लियर हो गया ये? अब उसके बाद हम बात करते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब क्या है? कि भाई बहुत सारी प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है, या वन प्री इमेज की बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, दोनों वाइस वर्सा है। जब आपका ऐसा केस आ जाए तो उस केस को आप मैनी टू मैनी कहेंगे। क्लियर? यानी कि मोर देन, you can say at least one pre-image has a particular image, or one image have particular many pre-images, or you can say every domain has many codomain, or many domain have a particular codomain, then that case is called as many function। Clear? लास्ट फंक्शन हम रिपीट कर लेते हैं, वन टू मैनी। जब आपके पास इनपुट तो 1 है, एक है, सिंगल है, लेकिन उसके आउटपुट मोर देन 1 है, ऐसे केसेस को हम क्या कहेंगे? वन टू मैनी कहेंगे। क्लियर होगी बात ये? तो इस प्रकार से ये आपकी मैपिंग है, जिसके थ्रू आप किसी भी फंक्शंस की टाइप को यहां से जस्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको फंक्शन की जैसे यूजिंग है, किस प्रकार से, जैसे मैंने यूज करके दिखाया, वो आपको बताएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जहां आपको पर्टिकुलर एक डोमेन, पर्टिकुलर एक रेंज के बारे में बताया जाएगा, ग्राफिकल मोड से आपको समझाया जाएगा, जहां से आपको ये पता लगेगा कि कौन से फंक्शन डिफाइन होते हैं, कौन से नॉन डिफाइन है, और अगर नॉन डिफाइन फंक्शन है उनको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें उस स्टेप पे जाके समझना है। तो लेट्स डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चे ये कुछ आप देखिए टेबल बनाई है, कुछ वैल्यूज है, कुछ आउटपुट है। डोमेन का मैंने आपको बताया था इनपुट है, और कोडोमेन को मैंने आपको रेंज बताया था, और इसी को हमने प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग काउंट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आपकी रेडियन फॉर्म में आएगी। अब देखिए पहले बात करते हैं साइन इनवर्स की। तो बच्चे साइन इनवर्स को चेक करने के लिए
मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपका इनफाइनाइटली है। क्या है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो जो इनवर्स या जो इसकी जो रेंज है वो क्या है, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, यानी कि इसकी जो पेंडुलिंग हो रही है, पेंडुलम जो हो रहा है वो क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा, फिर ऐसे ही नीचे -1 तक जाएगा, इस तरह से। यहां से भी कुछ ऐसा ही जाएगा, यानी कि इनफाइनाइटली वो चलता रहेगा। अब इसकी अगर मैं वैल्यू 1 से अगर कम करता हूं तो अब देखिए, अगर मैं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे जिस पर मुझे ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं कौन सी वैल्यू लूं। तो उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसको लिमिटेड करना पड़ेगा, इसको बाउंड करना पड़ेगा, तभी हम किसी रिजल्ट पर आ सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, तो ये जो आपको रेंज दिखाई गई है इसको बाउंड करने के लिए दिखाएगी। अगर आप चाहें तो यहां पर आपका π/2 लिखिए, यहां पर पाई, फिर यहां से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, 3π/2 देन 2 पाई। इस तरह से आप नेगेटिव पार्ट में भी जाएंगे। क्लियर। तो इन सबको मिनिमाइज करने के लिए, बाउंड करने के लिए फिर हमने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आपकी जो लिमिट है वो केवल अपर लिमिट +1 होगी और लोअर लिमिट आपकी -1 होगी। आपका जो ग्राफ रहेगा वो इसी के बीच में रहेगा, चाहे वो अप एंड डाउन हो, चाहे वो लेफ्ट और राइट में हो। क्लियर होगी बात ये। तो इसलिए यहां से आप देखेंगे तो जो डोमेन बनता है साइन इनवर्स का वो क्या बनेगा, -1 और +1, यानी कि रेंज आएगी इधर से, ये आपका यहां से जब जाएगा -1 और यहां पे आपका +1, -1 और +1 के बीच में होगा, ऐसे ही आपका अप एंड डाउन चलेगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन बनेगा आपका -1 से +1 होगा और रेंज क्या जाएगी, -π/2 से +π/2, इसके बीच में ही हम किसी भी वैल्यू को डिफाइन कराएंगे एज पर स्टेटमेंट। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, और एक और बता दूं, तो जो साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर वो मैक्सिमम 1 तक जाएगा, फिर नीचे -1 तक जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कोस की, जो कि इसका उलट है। कोस के अंदर जो ग्राफ है वो आपका 1 से स्टार्ट होगा। अब देखिए ये 1 है, यहाँ नीचे -1 है, ये -1 है और ये +1 है, तो यहां से ऐसे होकर फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, यहां भी कुछ ऐसा ही है, अगर यहां नीचे से उठाएंगे तो वो ऐसे जाएंगे, इधर भी जा सकता है वो, इधर भी जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो साइन तो 0 से स्टार्ट होता है, कोस 1 से 0 की तरफ आता है, तो इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम तो 1 है और नीचे आएगा कहां पर, ये 0 पे आएगा। तो लेकिन जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव है वो तो आपका डोमेन सेम रहेगा, क्या रहेगा, -1 से +1 तक। लेकिन जब आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे, रेंज निकालोगे, तो वो क्या आएगा, 0 से पाई तक आएगी। ठीक है, 0 से पाई। ये आपको बेटा टेबल याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये याद रख लेते हैं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 की। अब 10 का ग्राफ देखते हैं। अगर 10 की मैं बात करूं तो 10 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, 10 किससे मिलकर बना है, साइन बाई कोस के मिलने से। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू छोड़नी पड़ेगी जिसके रखने पर ये नॉन डिफाइन होता है। नॉन डिफाइन कहां पर होगा, ये आपका 90 डिग्री पे नॉन डिफाइन हो जाता है, क्योंकि 10 90 कितना होगा, इनफाइनाइट हो गया। इसलिए आप देखेंगे पहले की जो ब्रैकेट थी वो क्लोज ब्रैकेट है,
और यहाँ पर ओपन है, यानी कि 90 का एंगल इसमें इंक्लूड नहीं किया है, -90 और +90 के बीच में ही इनकी वैल्यू को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां से जो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं इसके अप एंड डाउन की वैल्यू को देखता हूं, या इसकी लिमिट सेट कर देते हैं, ऐसे नीचे लिमिट सेट कर देते हैं, तो यहां से उठ कर ये ऐसे जाएगा, यानी कि इसको टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल पैरेलल आगे तक निकल जाएगा, ऐसे ही इसमें। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ डेवलप होता है। क्लियर होगी बात ये? हम बात कर रहे थे टेन की, अब बात करते हैं कोट की। कोट इसका उलट, कोट क्या है इसका उलट है। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, उसकी वैल्यू आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा इसे बताता हूं, वो ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये था आपका टेन का और कोट का। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये पैरेलल पैरेलल जा रही, बहुत दूर तक जाएगी, कहीं तक भी जाएगी, तो वहां पर क्या है, आर का मतलब यहाँ पर रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स को आप यूज कर रहे हैं। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, क्योंकि साइन और कोस को भी रिस्ट्रिक्ट किया था, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका 10 बना। तो इसको हमने क्या किया कि -π/2 और +π/2, ये एक ऐसी लिमिट लगा दी जहां से ये ऊपर जा ही नहीं रहा, तो उनको हमने यहां पर एज ए रेंज यूज किया है, एज ए ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज को यूज किया है। क्लियर? अब कोट की अगर हम बात करें, कोट क्या है, साइन बाई कोस हो गया था 10, अब कोस बाई साइन। कोस बाई साइन का मतलब क्या है, अगर मैं साइन 0 ले लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी हमने क्या है, आउट ऑफ ब्रांच बना दिया, आउट ऑफ रेंज बना दिया, लिमिट बना दी कि भाई इससे ऊपर वो जा नहीं सकता। तो अब उसमें देखेंगे कि कोस जो था वो 90 क्या था, सॉरी कोस 180 क्या था आपका, वो भी नॉन डिफाइन था। ठीक है, तो यहां से हमने वो वैल्यू निकाल दी जो रेंज में नहीं है। तो 0 से पाई के बीच में ही आपकी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर बात करते हैं सिकेंड की। सिकेंड का डोमेन क्या है, -इनफिनिटी से 1 और 1 से +इनफिनिटी। इसके अंदर इन्फिनिटी को हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये ओपन है, और इन्फिनिटी का मतलब 1/0। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/0। तो वहां से क्या है, इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या इनका यूनियन लेना पड़ा, उसको कंबाइन किया। लेकिन कंबाइन करने के बाद आप जब देखोगे ना अगर आप ग्राफ को देखिए तो ग्राफ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। तो हम सेकेंड का ग्राफ देखेंगे, वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे -1 ले लिया, यहाँ पे +1 ले लिया, और ऊपर इस रो पे हमने क्या है, इसको पाई की फॉर्म में ले लिया। ये आपका इधर π/2 हो गया, इधर आपका पाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे नेगेटिव ले लेंगे, -π/2 और ये पाई। तो यहां से जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है इसका। अगर मैं इसकी लिमिट को ले लेता हूं तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहां से, तो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, उस लाइन के बिहार पे आप देखेंगे इसकी जो रेंज है वो इसके पैरेलल में जा रही है, और यहां से इसकी जो रेंज है वो इसके पैरेलल में जा रही है। तो ये जो गैप आ गया, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूएशन हुआ, वो कितने पे हुआ, उसको हटा दो, इसको कंटिन्यू कर देंगे। अगर मैं इनके बीच को हटा देता हूं, इनके बीच का क्या है, यही तो है। अगर इसको मैं यहां से माइनस कर देता हूं तो आपके पास कंटिन्यूएशन बन जाता है। तो सेकेंड का ग्राफ क्या होगा, -इनफिनिटी से 1, ठीक है, और 1 से +इनफिनिटी। जब इसको आप कंबाइन कर रहे हैं तो यहां से इसका कॉम्बिनेशन, फिर ये 1 जाके आपका प्लस बन जाता है, और इस हिसाब से आपका कंटिन्यूएशन बन जाता है। तो इसकी जो रेंज जाएगी वो क्या आएगी, 0 से पाई। इसकी रेंज क्या बन गई, 0 से पाई।
जिसमें से हमने क्या है एक्स्ट्रा जो चीज थी, जो गैप था π/2 का, उसको हमने हटा दिया। ये इसका रेंज आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। ऐसे ही सेम आएगा कोसिकेंट का। कोसिकेंट में क्या होता है, थोड़ा सा वैसे ब्रीफ कर देता हूं, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां जो ये इनका कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लीजिए, जहां से ये रुक जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो आधा पार्ट उधर जाएगा और आधा पार्ट इधर जाएगा। आपने देखा सिकेंट में तो ये पार्ट इधर गया और ये इधर गया। कोसिकेंट में क्या होगा, दोनों ही पार्ट यहां पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट इसको ज्वाइन कह लेंगे या कंटिन्यू कहते हैं। तो यहां इस तरह से आपका कोसिकेंट का बनेगा। तो इसमें क्या है, यहां ये आपका जीरो है, इस जीरो को आपने यहां से माइनस कर दिया क्योंकि इनके बीच में ज्यादा गैप था ही नहीं, जीरो का गैप था। तो यहां से जब आप इसको लेंगे तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये तो आपकी होगी डोमेन, इसका यूज करने के बाद आपकी लिमिट आएगी क्या, -π/2 से +π/2। तो इसके बीच में क्या है, एक्स्ट्रा जीरो है, उस जीरो को आप हटा दो, वो गैप खत्म हो जाएगा। तो ये आपके ग्राफ जिसने आपको थोड़ा सा ये आइडिया दिया कि भाई इनवर्स फंक्शन को आप ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं। लेकिन जो मेन समझने की चीज है वो क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। सपोज करो y कोई भी मैंने फंक्शन लिया या fx मैंने कोई फंक्शन लिया और यहां मैंने लिख दिया sin इनवर्स 1/2। अब वो आपसे ये पूछेगा कि इसका ना प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, इसकी रेंज बताइए। अब आप देखेंगे कि यहां पर मैं अगर इसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 ले लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं उधर भेज दूंगा, उधर जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन में बताया था क्या, डोमेन को कोडोमेन बना दो, कोडोमेन को डोमेन बना दो। तो मैंने यहां लिख दिया sin y इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे वो एंगल देखना है, वो रेंज देखनी है जिस पर ये 1/2 वैल्यू प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि जो इसकी साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2 है। तो इसके बीच में ही वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो आपको वैसे भी पता है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, sin 30 डिग्री। तो sin y इज इक्वल टू sin 30 को मैं क्या लिखता हूं, π/6। ठीक है, दोनों तरफ साइन कैंसिल किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। ये आपकी इनवर्स वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये ठीक है गलत है, क्योंकि आपको पता है कि साइन की जो लिमिट है वो क्या है, -π/2 से लेकर +π/2 है, और ये π/6 इसके बीच में लाई करती है। इट मींस आपका आंसर सही है। क्लियर। तो ये सब आपको देखना, ये आपको लिमिट दे रखी है, अगर ये पुट करते हो तो जो वैल्यू आएगी वो इनकी या तो ये आएंगे, इनके बीच में आएगी। इज इट क्लियर और नॉट। तो बच्चे नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैंने कोई फंक्शन y ले लिया जिसका ना हमें जो रिलेशन दे रखा है वो x के साथ क्या दे रखा है कि secant 2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है या इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वो ये भी ना दे ना प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, ये खाली कहे कि सॉल्व करो तो भी वही बात है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो तो भी वही बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू secant इनवर्स 2 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इनवर्स फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन में कन्वर्ट करना। तो मैंने secant को उधर भेज दिया, secant y इज इक्वल टू 2। अब आप चेक करिए कि आपने जो अभी तक सीखा था उसमें secant में कितने डिग्री पर 2 वैल्यूज होती है। तो आपने देखा कि ये secant बना किससे, cos से, cos की वैल्यू, और secant क्या cos का रेसिप्रोकल है, तो cos 1/2 किस डिग्री पे होता है, समझने की बात है कि cos 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 पे। 60 पे अगर आप cos को देखेंगे तो 1/2 आएगा, और cos का रिवर्स क्या होता है, secant। तो 1/2 का रिवर्स क्या होगा, 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, secant 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो,
सेकेंड पाई बाय 3, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया। अब ये जो y आया ये क्या आ गया, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, आपकी रेंज आ गई, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर सही है गलत है इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो चेक करें कि जो आपका सेकेंड की वैल्यू है वो किस में लाई करती है। सेकेंड की रेंज क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई है, और लेकिन उसमें पाई बाय 2 छोड़ के, यानी कि पाई बाय 2 आपने अगर यूज किया है तो वहां पर नॉन डिफाइन आएगा, तो 0 से पाई के बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। इनके जो 60 डिग्री है वो 0 से 180 के बीच में है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2 इज पाई बाय 3। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन के ऊपर। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मुलेशंस हैं, रिलेशंस हैं, जो फंक्शंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, लर्निंग आपकी सही गई हो, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।